नमस्कार, डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध का तूफान चल रहा है और अब इसकी आंच पूरे मिडिल ईस्ट को झुलसा रही है। इजराइल ने ईरान के परमाणु सुविधाओं और सैन्य ठिकानों पर बहुत बड़े पैमाने पर हमले किए हैं और इन हमलों ने हालात को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। खलीफा ने अब तक हार नहीं मानी है। ईरान ने सेजल मिसाइल से इजराइल पर बड़े और आक्रामक हमले किए हैं। ईरान की ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स 2500 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं और 1500 किलो तक का वॉरहेड ले जा सकती हैं। लेकिन अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेर रखा। ईरान के करीब करीब सभी पड़ोसी देशों में अमेरिका एयर और नेवल बेस बना चुका है। साथ ही अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमानों की फौज भी मिडिल ईस्ट में भेज दी है। इस बीच अमेरिकी आर्मी की रिपोर्ट है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है और ईरानी सेना वहां माइंस बिछाने की तैयारी भी कर रही है, जिससे यूएस नेवल बेड़े को करीब पहुंचने से रोका जा सके। आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पश्चिम एशिया की एक प्रमुख जल संधि है जो ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करता है। इस बीच ट्रंप ने कहा है कि इस हफ्ते के अंत तक वो ईरान के भविष्य पर बड़े फैसले ले सकते हैं और ईरान के परमाणु ठिकानों को अमेरिकी सेना निशाना बना सकती है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या अमेरिका की घेराबंदी से बाहर निकल पाएगा ईरान, और अगर सीधी जंग में अमेरिका कूदा तो ईरान का क्या होगा या फिर ईरान क्या करेगा। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर किसके दम पर अमेरिका को चैलेंज कर रहा है ईरान। आज इसी अहम मुद्दे पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। चलिए, ईरान और इजराइल में 7वें दिन का युद्ध चल रहा है। अगले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने चेताया है कि कुछ बड़ा होने वाला है। चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि विश्व परिदृश्य में देखें तो कई जानकार ऐसा भी मान रहे हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की कहीं शुरुआत ना हो। तो इस पर गंभीरता से बात करने के लिए बेहद गंभीर मेहमान मेरे साथ हैं और आज सारे मेहमान हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। राजनायक दीपक वोरा साहब यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। राजनायक जेके त्रिपाठी साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। एयर वाइस मार्शल संजय भटनागर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। नेवल कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। कर्नल यूएस राठौर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले जेके त्रिपाठी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अमेरिका कूदा तो है लेकिन अभी लैंड नहीं हुआ है, मतलब अभी सिर्फ जुबानी उसके हमले चल रहे हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन सवाल ये है कि उससे ईरान प्रोवोक हो रहा है। हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका कूदा या अमेरिका ने कोई कार्रवाई की तो ये अच्छा नहीं होगा। भारी नुकसान इजराइल में देखने को मिल रहा है। अगर ह्यूमन राइट ग्रुप की बात माने यूएस के, तो 600 से ज्यादा लोग अब तक ईरान के हमले में इजराइल के मारे जा चुके हैं। आप किस मोड़ पर देख रहे हैं इस युद्ध को? देखिए, आप सही कह रहे हैं कि अमेरिका कूदा है लेकिन वो अभी उसने लैंड नहीं कर पाया है और मेरे ख्याल से अमेरिका लैंड करेगा भी नहीं। अच्छा। क्योंकि अगर अमेरिका को इतिहास से कुछ भी ज्ञान मिला हो तो ये है कि अमेरिका ने जहाँ जहाँ अपना हाथ डाला है, अपने कदम डाले हैं, वहाँ हाथ जला के। ये कहिए कि अमेरिका ने जहाँ जहाँ अपनी नाक अड़ाई है वहाँ उसकी नाक कट गई है। बिल्कुल। और उसके बाद आया लेटेस्ट उदाहरण अफगानिस्तान था जी। और यूएस और रूस और यूक्रेन में भी अमेरिका ने सारे कुछ हथियार दे दिए, सारे कुछ सहायता दे दी, बस अमेरिकी सैनिकों के कदम वहाँ नहीं पड़े क्योंकि एक तो वो नाटो का मेंबर नहीं था यूक्रेन, और अमेरिकी सैनिकों का कदम पड़ने का मतलब ये था कि युद्ध को और आगे घसीट ले जाना और उसका विस्तार कर देना है। इसीलिए यहाँ भी अमेरिका ये नहीं करेगा। हाँ, अमेरिका ये करेगा कतार वगैरह में जो उसके नेवल बेसेस हैं, एयर बेसेस, उन बेसेस की मदद से ईरान पर हमला करेगा। और मुझे लगता है कि शायद ट्रंप जो कह रहे हैं या तो एलिमिनेशन होगा खमेनेई का, और या तो मुझे लग रहा है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ये कि आप लेन देन कर लें, क्विड प्रो को। अच्छा। कि रूस से कह दें कि हम यूक्रेन में आपके लिए कुछ नहीं बोलेंगे, आप जितना चाहिए ले लीजिए, हमारे वहाँ हितों की माइनिंग इंटरेस्ट की रक्षा कीजिए, बदले में आप ईरान के बारे में कुछ मत बोलिए। और मेरे ख्याल से रूस के लिए भी वो अच्छी चीज़ होगी। वो कहते रहे हैं ट्रंप
कि G7 में रूस को बुलाना अच्छा न बुलाना ठीक नहीं था, रूस हमारे दोस्त है, पुतिन हमारे दोस्त है। तो ये सब इंडिकेशन यही देते कि अगर ट्रंप में कुछ सेंस है तो उन्होंने यही किया होगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है, बड़ा प्रश्न यह है कि ट्रंप में क्या कुछ सेंस है, ट्रंप क्या कुछ सोच करके बोलते हैं या बिना सोचे वो बंदूक दागने लगते हैं। तो अब देखना ये होगा कि 1-2 दिन में वो क्या करेंगे। एक तो चीज़ है कि उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को नष्ट करेंगे, लेकिन फोर्डो को नष्ट करना बहुत मुश्किल काम होगा, जहाँ की उनको उनके वो ब्लॉक बस्टर्स ही बनकर बस्टर्स ही वो कर पाएंगे। अगर वो करेंगे तब तक कितना नुकसान इजराइल का हो चुका होगा, ये भी देखने की बात जी। दीपक बोरा सर, इजराइल ने ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खमानी, उनको मॉडर्न हिटलर कहा है। सवाल यह है कि जब आप जानते हैं कि अगला शख्स मॉडर्न हिटलर है और आप जानते हैं कि उसको ख़त्म किए बिना आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे, तो फिर इतनी तबाही इजराइल क्यों सह रहा है? क्या अमेरिका का जो उसकी पीठ पर हाथ है, अमेरिका के भरोसे पर वो इस खेल में, इस युद्ध में बना हुआ है? आप इसको किस स्थिति में देख रहे हैं? क्योंकि इजराइल का भारी नुकसान। आपने इतने सारे विशेषज्ञों को बुलाया है जी, मैं तो घर जा रहा हूं सर कि इन सब की जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है। मैं पहले एक आपके लिए मैसेज पढ़ देना चाहता हूँ। मेरे एक इजरायली दोस्त जो रिटायर्ड जनरल हैं, उन्होंने भेजा है मुझे ये मैसेज। मुझे लिखा है, सर एंड आई एम फीलिंग वेरी बैड। उन्होंने कहा, एम्बेसडर दीपक, आप बात करते रहे हैं शांति की हमेशा, अब देखिए इजराइल में क्या हो रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए। और उन्होंने फिर यही कहा है, मुझे याद दिलाया है कि जब मैं खार्तूम में सर आपका राजदूत था सूडान में, ऑफिशियल डिनर से मैं उठ के चला गया था, क्योंकि महमूद अहमदीनेजाद जो उस समय ईरान के राष्ट्रपति थे, ऑफिशियल डिनर कई राजदूत कहते हैं जब हमें संबोधित कर रहे थे कि इजराइल को जीने का अधिकार नहीं है, यहूदियों को इस दुनिया से मिटा दो। आई वॉक्ड अवे सर कि यू डोंट से दिस इन फ्रंट ऑफ एन इंडियन एम्बेसडर, हमारी नीति कुछ अलग होती। आई डिडंट मेक अ नॉइज, चुपचाप मैं चला गया। इसे आपको वो याद है? अब ये साफ जाहिर है कि इन्होंने पहला ईरान कदम ले रहा है इजरायली स्टेट को मिटाने के लिए। व्हाट शुड वी डू? शुड वी यूज द न्यूक्लियर ऑप्शन? और सब न्यूक्लियर ऑप्शन हमारा यह है कि अमेरिका को उसमें आना पड़ेगा। सर अमेरिका ऐसे नहीं आएगा। अमेरिका इस समय ईरान को भड़का रहा है, उकसा रहा है। यार एक पानी के जहाज पर अमेरिका के या एक अमेरिकन डिप्लोमेट पे या एक अमेरिकन छोटे मोटे हेलीकॉप्टर पे हमला कर दो, फिर हम आएंगे और नेटो आर्टिकल 5 किक इन करता है कि नेटो देश पर हमला हुआ है, वो सब पे हमला है। और ईरान अभी तक इसको स्वॉलो नहीं कर रहा है, उस तक अपनी हमला नहीं किया। फाइनली सर मेरा मानना है कि खमेनेई साहब ईरान में नहीं है। अगर जो तबाही ईरान में हो रही है वो शायद देख नहीं पा रहे। जहां पर भी वो हैं सर, अगर मैं उनकी जगह होता और बर्बादी से बचने के लिए मैं सरेंडर कर देता। सर इन रियलिटी जो मैंने देखा, सरेंडर करने का मतलब है सद्दाम हुसैन जैसा हाल करवाना अपना। अब अगर ना सरेंडर कर, वो तो वैसे ही सर 85 साल का है या 86 साल का है, उसको ज्यादा, और कैंसर का मरीज है, वो ज्यादा देर नहीं जिएगा, लेकिन अपने देश को इराक से जैसा हाल होने से वो बचा सकता है। ओपी तिवारी जी, सवाल ये है कि सरेंडर की बात हो रही खामनेई की, और ये कहा दीपक बोरा साहब ने कि उनका अनुमान है कि खामनेई जो है वो अब ईरान में नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि हमारे पास उसका फुल एड्रेस है, वो जहां पर भी छिपा है हमें पता है। सवाल ये है कि जिस तरीके से तिवारी सर ने भी ये सवाल उठाया कि डोनाल्ड ट्रंप कितने सीरियस हैं या कितने नहीं हैं, क्या कोई मजाक में कह सकता है कि वी वॉन्ट एन एंड, दी एंड? और ये ट्रंप का बहुत सख्त लहजे का बयान था, हालांकि अमेरिका ने उसके बाद कुछ किया नहीं सिवाय इसके कि ईरान को चारों तरफ से उसने घेर रखा है। देखिए, ट्रंप ने जो शुरुआत की थी वो तो अच्छे कदम पर शुरुआत की थी, बोरा साहब सहमत होंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है क्या कहते हैं, क्या मीन करते हैं और क्या होना है उसमें कोई संबंध नहीं है। मैं ट्रंप के लिए एक ही बात करना चाहूँगा कि वो ट्रंप सेंस को छोड़ के कॉमन सेंस यूज करें, तब कुछ मतलब आगे बढ़ सकता है। ईरान, जैसे बोरा साहब बता रहे थे कि ईरान दुश्मन है, इजराइल को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन ईरान को ख़त्म करने के लिए इजराइल का लेफ्ट हैंड का हाथ बाएं हाथ का खेल नहीं है। ईरान बहुत बड़ा देश है, ईरान के रिसोर्सेज फिनोमिनल है। ईरान 1976-77 से सैंक्शंस को झेल रहा है। इस सैंक्शन का यूज करके, इस पीरियड को यूज करके उसने अच्छी मिसाइल और ड्रोन सिस्टम पर डेवलप किए हैं। अब ईरान का ऑपरेशन देख लिया, मैं ईरान का सपोर्टर नहीं हूँ, बट ईरान का ऑपरेशन देख लिया। ईरान के ऑपरेशन ने इजराइल के 3 या 4 टियर जो है डिफेंस सिस्टम है उसको डिप्लीट कर दिया है पूरा।
ठीक है। और जो भी है बहुत कम है, यहाँ तक कि भी इजराइल ने अपनी नेवल जो एयर डिफेंस है उसको भी यूज कर रहे हैं। अब जैसे इजराइल का एयर डिफेंस डिप्लीट हो जाएगा तो ईरान ज़्यादा स्ट्राइक करेगा ना। अमेरिका को क्या करना है, कैसे करना है, उनकी एक दिन डिस्कशन होने वाली थी, उसके एक दिन पहले ही इजराइल से अटैक करवा दिया। तो ये क्या मैसेज देना चाहते थे? अभी जो है कोई भी देश आसानी से नहीं झुकेगा। ईरान इराक नहीं है कि जब चाहे तो अमेरिका इसको रौंद दे। ईरान गड़बड़ कर रहा है, मैं सहमत हूं, लेकिन ईरान को रोकने के लिए, नुकसान करने के लिए प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी ढंग से। इन्होंने इसको इराक समय रखा था, या जैसे न्यूक्लियर प्लांट लीबिया में इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, या हमास को तो हैंडल नहीं कर पाए। अब इस तरीके से उनके पास एक गलत इंफॉर्मेशन थी। मैं थोड़ा डिलीट करना चाहूँगा कि जो साद साहब अमेरिका में रह रहे हैं तो उनकी फैमिली ने कहा होगा कि वहाँ की पब्लिक तो हमारे साथ है, आप थोड़े बहुत लोगों को एलिमिनेट करो, टॉप एचलॉन को एलिमिनेट करो, वही पब्लिक सड़क पर आ जाएगी, तख्ता पलट जाएगा। ये टोटल कैलकुलेशन, मिस कैलकुलेशन रहा, और इसलिए ईरान 6-7वें दिन लड़ाई में चली गई है। और इस लड़ाई की वजह से वहाँ की जनता में, इजराइल के अटैक से वहाँ की जनता में राष्ट्रभक्ति की भावना पनप चुकी है। जो पहले बहुत परेशान थे, वहाँ की लड़कियां जो अपनी दादी नानी से कहानियां सुना करते थे कि हम कितने अच्छे थे शाह के ज़माने में, उनका मन था सड़क पर आके डिस्ट्रॉय करने का। लेकिन जिस तरीके से ये अटैक इजराइल ने किया, जिस तरीके से कर रहा है, उनकी राष्ट्रभक्ति की भावना पनप चुकी है अंदर। तो ईरान को इतनी जल्दी दबाना आसान नहीं है। इनके टॉप लीडरशिप को, खोमेनी को हटा दो, नंबर 2 खड़ा हो जाएगा। अब जहाँ तक नेतन्याहू को भी तो बोल रहे हैं, तुर्की वाले बोल रहे हैं ये तो हिटलर से भी खतरनाक है। तो ये संबंध किस तरीके से जाएगा? और अमेरिका अगर अटैक करता है तो अमेरिका के जो बेसेस है, अमेरिका की फौज तो नहीं है, बेसेस में बहुत सारे लोग नहीं है। जिस तरीके से मोसाद ने ईरान में खड़े होकर ईरान को परेशान किया, तो क्या ये वाकई में सही बात है कि अमेरिका के कूदने से या डोनाल्ड ट्रंप के बयान से इजराइल की स्थिति थोड़ी खराब हुई है? ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि इजराइल बहुत छोटा मुल्क है और ईरान को रैप अप करना इजराइल की मिलिट्री पावर के अंदर नहीं है। और ये अगर ईरान को उन्होंने रैप अप करना है, इस ऑपरेशन को एक लॉजिकल एंड में, जो अपने वो सोचते हैं लॉजिकल एंड है, वहाँ पर लाकर खड़ा करना है, तो उसमें अमेरिका का हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। ईरान जियोग्राफिकली बहुत बड़ा मुल्क है और उसमें अगर हम कहें कि सिर्फ हम अगर वहाँ पर बंकर बस्टर बम डाल देंगे तो उसकी न्यूक्लियर कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अभी यहाँ सिचुएशन ये आ रही है कि ईरान में उतरेगा कौन? अभी तक तो स्टैंड ऑफ अटैक चल रहे थे, मिसाइल वर्सेस मिसाइल, मिसाइल वर्सेस मिसाइल, हवाई जहाज चले जाते थे। लेकिन क्या कोई इतना बड़ा मिलिट्री कैंपेन बिना ग्राउंड ऑपरेशन के पूरा होगा? ऐसा नहीं लगता है। तो अभी तक ईरान की जो सेना है उसके साथ तो किसी के 2-2 हाथ हुए ही नहीं है। और ये सोचना कि मिसाइल ट्रेड ऑफ करने से ट्रेडिंग हो जाएगी, हम मारेंगे वो उधर से फायर करेंगे, इससे युद्ध का निर्णय हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अभी भी ईरान की जो क्षमता है वो कम नहीं हुई है। लगभग यही चीज़ मैंने 1994 में इराक वॉर में देखी थी। यही चीज़ मैंने देखी थी, उस वक़्त भी हमको सुनने को मिलता था और ये सारी चीज़ें हुई थी। उसके बाद भी कितने साल ये युद्ध चला था। तो ये सोचना कि हम अगले हफ्ते युद्ध बंद कर देंगे, ये ऐसी बात नहीं होगी। इस युद्ध को आगे खींचना है और जल्दी से जल्दी आप देखेंगे कि इसमें अमेरिकन नेवी सकिन हो जाएगी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हम ईरान का कोई एक्शन देखते हैं। लेकिन संजय भटनागर जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका अगर कूदता है तो फिर विश्व परिदृश्य में बाकी देशों की आप क्या स्थिति देख रहे हैं? और ईरान आखिर अमेरिका के कूदने के बाद भी धमकी देने वाले अंदाज में लगातार बयानबाजी कर रहा है, इसका कारण आप क्या मानते हैं? थैंक यू अनुराग फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अमेरिका वेट कर रहा है कि कब उस पर किसी भी फोर्स पे कहीं पे भी आउट ऑफ द 19 लोकेशंस कहीं पे भी अटैक हुआ और वो उसको एक तरह से एक सर्टिफिकेट दे देगा, एक तरह से क्लियर कर देगा कि खुद अमेरिका ही नहीं बल्कि उसके साथ जितनी भी फोर्सेस खड़ी हैं वेस्टर्न कंट्रीज की, वो सारी एक साथ कंबाइंड अटैक करेंगे ईरान को। उसके बाद पता नहीं होगा क्या होगा। ईरान के ऊपर जो मेन जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे अटैक करने की बात जो हो रही है, वहाँ पे मेन काम तो यस B2 करेगा डायूड गार्शा से ऑपरेट करने के बाद। वही एक जो है जो GBU-57 बॉम्ब्स ड्रॉप कर सकता है वो करेगा, बट वो अकेला अटैक नहीं होगा। GBU-57 के साथ बहुत सारी और फोर्सेज होंगी, क्योंकि उस समय स्पेशली उस समय ईरान की पूरी डिफेंस फोर्सेस का डाइवर्जनरी अटैक्स किए जाएंगे।
इसराइल की तरफ से, ऑल्सो उसके ईस्ट की तरफ से किसी और वेस्टर्न फोर्सेस के, प्रॉब्ली यूके की फोर्सेस, यूएस की खुद की फोर्सेस। ड्यू गार्शिया इटसेल्फ में कम से कम 6 B-2 बॉम्बर्स हैं, 4 B-52 बॉम्बर्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी फोर्सेस एयरफोर्स की आई हुई हैं फ्रॉम यूके एंड ऑल्सो फ्रॉम यूएस इटसेल्फ, जो ड्यू गार्शिया वगैरह से ऑपरेट करेंगे जी। उसके बाद यूएस ने बड़ी टैसिट अंडरस्टैंडिंग के साथ पाकिस्तान के बेसिस करने, अप्रूव करने के लिए एक तरह से अनरिटन और अनक्लासिफाइड वे में वो परमिशन ले रखी है। यही एक मेन रीज़न था कि उन्होंने जनरल मुनीर को और या फील्ड मार्शल मुनीर को लंच के लिए बुलाया। वो काफ़ी पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो वहाँ से एटलीस्ट उनके एयरफोर्स बेसिस नहीं तो कम से कम ओवरफ्लाई करके वो पक्का अटैक कर सकते हैं, स्पेशली नताज और जो फैसिलिटीज़ हैं। जी जी, ये नेक्स्ट फ्यू डेज में पक्का ऑल फोर्सेस भी सकिन होने वाले हैं, नो डाउट अबाउट दैट। श्याम कुमार जी, एक सवाल ये है कि इजराइल कह चुका है कि खामेनेई जैसे क्रूर तानाशाह को जीने का कोई अधिकार नहीं है। उसका एड्रेस भी उसके पास है, फिर देर किस बात की है? ये देर क्यों लग रही है? क्या अमेरिका को एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा? अकेले इजराइल के बस की बात नहीं है। धन्यवाद अनुराग जी, शनो वर्ण, जय हिंद जी। अंतिम वक्ता हूँ पहले चरण का, तो पहले ही बहुत सारा ज्ञान मिल चुका। पहली बात कहूँगा, फोर्डो को छोड़ दो और B-2 बॉम्बर कभी अटैक करेंगे नहीं। अमेरिकन को नहीं मारा है, हम क्यों परेशान हो? खामनेई कहते हैं आपकी जान को खतरा है, वो कहते हैं तुम खून से खेल रहे हो। रशिया कहता है आग में घी डाल रहे हो। सारे के सारे मिडिल ईस्ट में तनाव है। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर अप्रैल के महीने में सेल कर दिए गए थे। इंडियन ओशन में ब्रिटिश US कैरियर खड़ा है और परसों सुबह हॉर्मुज के बाहर एक UK के डिस्ट्रॉयर को इंटरसेप्ट किया था ईरानियन नेवी ने, और अब वो कह रहे हैं कि हॉर्मुज को बंद करो, जो आपके चैनल से परसों हमने कहा था कि ये हो सकता है। और आज सुबह एक नेवल बेस से UAE के, बहरीन के, उनका एक टास्क फोर्स निकल चुका है और उसके साथ डिस्ट्रॉयर और 4 माइन काउंटर मेजर शिप्स हैं, जो अभी आपने शुरुआत ही की थी कि वहाँ पे माइन्स लगा सकता है। कहाँ से जाएगी ग्राउंड फोर्सेज, जैसा कर्नल राठौर कह रहे हैं? कैसे होगा ग्राउंड डिवीजन जब स्टैंड ऑफ वेपन्स यूज किए जा रहे हैं? जब कोई इराक से उन्होंने पहले ही दिन, लड़ाई से पहले बगदाद से उन्होंने डिप्लोमेट्स को बाहर कर लिया था। इराक और सीरिया 2 तरफ से जगह बचती है और यह बड़ा मुश्किल है कहना कि क्या यह होगा, क्योंकि आप सब कह रहे हो कि इजराइल के बस में नहीं है और अमेरिका इसमें कूदना चाहता नहीं है, और वो जानता है कि बंकर कहां है, खामनेई कहां है, उनको अभी मारने का समय नहीं है। तो क्या कहना चाहता है कि B-2 बम्बर यूज नहीं करेगा वो, तो फोर्डो को छोड़ दो। इस तरह से बातें हो रही हैं। कॉबर्ट ऑपरेशन चलेंगे अगर रिजीम चेंज हुआ। और पहलवी की पहल भी तो देखो, इसी समय वो भी आ गए बोलने के लिए। तो रिजीम चेंज की बात, तीसरा ऑब्जेक्टिव जो इजराइल कहता था कि हम वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को खत्म करेंगे, मिसाइल्स के खेमों को खत्म करेंगे, तीसरी बात हमने कहने शुरू कर दी है, रिजीम चेंज करेंगे। तो तीनों डायरेक्टिव्स को देख के चलिए, फिर समझिए कि क्या हो रहा है। और अब बात करिए 79 वर्ष के 6 साल के उम्र वाले राजनेता 6 साल के, 86 वर्ष के 36 साल के राजनेता और 75 वर्ष के 17 साल के नेता। ये तीनों है लीडर। मैंने नेतन्याहू की बात की, खामनेई की बात की और अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात की। ये तीनों की पर्सनालिटी देखिए। प्रेसिडेंट रहे ट्रंप, लेकिन कोई सरकारी नौकरी नहीं की है, कभी सेना में नहीं रहे। उनकी अपनी तरह की ट्रम्पेट है, लेकिन बड़े शातिर है, सोशल वॉरफेयर करना चाहते हैं। सुबह से शाम तक बिजनेस की बात करते हैं, मसीहा भी बनना चाहते हैं, मुनीर की भी पेट ठोक देते हैं। हर तरह की बातें करके पूरे सबको कंफ्यूज कर रखा है, पूरे विश्व को सहलाया हुआ है उन्होंने। और करना क्या चाहते हैं अभी आपको पता है। आज तक बूट्स ऑन ग्राउंड उन्होंने किया नहीं 6 साल के राजनेता के रूप में। डायरेक्ट लड़ना चाहते नहीं है। वो कहते हैं हम सब जगह से बचाना चाहते हैं लोगों को। हमने सर्बिया कोसोवो में बचाया, हमने इथियोपिया इजिप्ट में बचाया, हमने पाकिस्तान और इंडिया को बचा दिया, हमें कोई क्रेडिट नहीं देता है। आप बात तो समझिए, कैसे आएंगे वो सामने और क्यों आएंगे? और पूरा थीम भी यहाँ का ऐसे ही चल रहा है करीब करीब। मैं समझता हूं कि जो इनका प्रेशर टैक्टिक्स है वो चलता रहेगा, और कुछ जो जगह है जहां उनको करना है, बहती गंगा में लगातार इजराइल अपनी हाथ धोता रहेगा, उसको सहना पड़ेगा ईरान की मार। और उसके बंकर सतर्क है, और अमेरिका के राजदूत बंकर में सतर्क है। 5 बार अंदर जाते हैं और कहते हैं मैं सेफ हूं, लेकिन वो हमारे को अटैक कर रहा है। मतलब इजराइल के सिविलियन टारगेट्स को लगातार ईरान अटैक कर रहा है, और ईरान पर जब अटैक हो रही है तो वो वार्निंग दे रहा है, हर जगह वार्निंग देकर अटैक कर रहा है। विश्व को लपेटना नहीं चाहता। ईरान कभी भी प्रवोक हो जाएगा, जिस दिन हुआ उस दिन बढ़ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान ऐसा कुछ करेगा। खामनेई ने हैंडओवर कर दिया आरजेसी को कंट्रोल, उनका बेटा भी खत्म है करीब करीब,
और अब सेना को कंट्रोल दे दिया गया है। और इसी कारण से ट्रंप भी कह रहे हैं कि मैंने सेना को कंट्रोल दे दिया है, सिचुएशन रूम में मैं हूं, लेकिन सेना रुकी हुई है, अभी वो वार नहीं करना चाहती। डबल गेम है सर, ये डबल गेम है। डबल गेम है। अच्छा, लेकिन दीपक बोरा साहब, अगर अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और ईरान के साथ मुस्लिम ब्रदरहुड का कोई देश एक्टिव तौर पर नहीं खड़ा है, अब तो हिजबुल्लाह ने भी कह दिया कि भाई हम इस युद्ध में नहीं कूदेंगे, तब भी क्या ईरान इतना ताकतवर है? जबकि हम जानते हैं कि इजराइल जब से अस्तित्व में आया है तब से युद्ध में है और फिलिस्तीन का क्या हाल वो कर चुका है। इस वक्त अगर अमेरिका इजराइल के साथ है और बाकी देश इजराइल के साथ है, तो क्या ये इजराइल की ताकत में इजाफा है और ईरान की ताकत को कम करता है? ये बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा। एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो मैंने जैकेट पहनी हुई है वो रिसाइकिल प्लास्टिक की बनी हुई है। पूरा मिडिल ईस्ट भी रिसाइकिल हो रहा है इस समय, आप देख रहे हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। सर, एक अहम चीज़ ये है कि इजराइल का ऑब्जेक्टिव क्या है। हम लोग पहले कहते हैं कि डीन्यूक्लियराइज करना चाहता है ईरान को, दैट इज़ रॉन्ग। वो रेजीम चेंज चाहता है, वो चाहता है ये मुल्ले चले जाएं, क्योंकि 1970s में जब मैं जाया करता था थ्रू दैट एरिया, सर डायरेक्ट फ्लाइट्स होती थी तेहरान से टेल अवीव, और यंग ईरानियंस, आप जैसे खूबसूरत नौजवान बैठ के जाते थे टेल अवीव शराब पीने के लिए, नाचने के लिए। मैं शराब नहीं पीता। अच्छा, आप नहीं पीता। लेकिन जो वो लोग थे वो जाते थे टू एंजॉय देमसेल्फ। बहुत अच्छे संबंध थे। फिर ये रेवोल्यूशन हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। दूसरा, ईरान को क्या ऑब्सेशन है न्यूक्लियर वेपन का, ये है जो उन्होंने इराक के साथ जंग किया था 80 to 89। उस समय एक इराक के लीडर होते थे, अमेरिका के बहुत डार्लिंग थे, उनका नाम था सद्दाम हुसैन, आपने सुना होगा। अमेरिका ने को बहुत से हथियार दिए और केमिकल वेपन्स भी दिए, जिसका उसने प्रयोग ईरानी मुल्ला फोर्सेस के अगेंस्ट किया था। मुल्ला ने उस समय तय कर दिया कि इससे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ हमको चाहिए, वो है एटम बॉम्ब। तब से उनका ऑब्सेशन बन गया न्यूक्लियर बॉम्ब। लेकिन इजराइल का अभी भी मानना है कि अगर ये मुल्ला रेजिम, शाह ने एटम बॉम्ब की बात नहीं की थी, और एक डेमोक्रेटिक प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट आ जाए, तो फिर हमें उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे गद्दाफी अब लीबिया ने खुद कह दिया था मुझे नहीं चाहिए, जैसा और देशों ने भी कह दिया भाई सरेंडर, हम लोग नहीं चाहते हैं इसको। ये मेरा मानना है सर, ये इजराइल का इंटेंशन है। रेजिम चेंज 1953 में सत्ता बदली थी अमेरिकन और ब्रिटिश ने मिलकर, इस बार फिर तख्ता पलट होने की संभावना बहुत नज़र आ रही है। इजराइल को मार पड़ रही है, उन्होंने शायद एंटिसिपेट नहीं किया था, लेकिन तेहरान को भी मार पड़ रही है। और अगर ये आधा दरबान जो टर्की वाला है, नेतन्याहू को डिक्टेटर क्या बोला था, हिटलर बोला था इसने, मॉडर्न हिटलर। हाँ, तो ये खुद क्या है, मॉडर्न इदी अमीन। मैं वो उससे पूछना चाहता हूँ कि अपने आप को अपने गरिबान में झांक के दे। सो माई फीलिंग इज कि और 72 घंटे में अमेरिका अभी तक वेट कर रहा है, यार एक अमेरिकी को तो तुम मार दो तो मुझे बहाना मिल जाए वहां जाने के लिए, और सारे नेटो वाले आके तुझे तेरा भरता बना के खा जाएंगे। और वो मैड मुल्ला मुनीर को जो वहां बुलाया था, वो इसीलिए बुलाया, नोबेल पीस प्राइज गया अमृतसर, उसको बुलाया इसलिए था कि भाई अब हमें तेरा प्रयोग करना पड़ेगा ईरान को ठोकने। फाइनली आपको याद है सीरिया का एक बहुत भयंकर आतंकी होता था, फिर जब मैकडोनाल्ड ट्रंप साहब उससे मिले, वो तो बहुत हैंडसम डार्लिंग बन गया, उसने अपने आतंकी कपड़े उतार के एक सूट पहन लिया, क्या नाम था, अल-शारा जोलानी। अब तो वो स्वीट हार्ट बन गया ट्रंप के लिए। वो इसीलिए कि अल-शारा जोलानी जो है ये मुल्ला रेजिम से नफरत करता है। सीरिया का भी प्रयोग हो सकता है, इराक का भी प्रयोग हो सकता है, कुवैत का भी, जितने ईरान के तो ढेर सारे 12-13 उसके पड़ोसी हैं बाय लैंड एंड बाय सी, जिनका भी इस्तेमाल अमेरिका कर सकता है, करेगा, लेकिन ट्रिगर होगा अगर ईरान गलती कर बैठा टू अटैक एन अमेरिकन एसेट। ठीक है, अगर अमेरिकन एसेट पर ईरान अटैक नहीं करता है, तो जिस तरीके से जेके त्रिपाठी साहब ने पहले भी कहा कि अमेरिका ने इससे पहले भी जिन जिन देशों के मामले में नाक फंसाई है, उसने अपनी नाक कटाई है। साथ ही इजराइल ने यह भी कहा है, ओपी तिवारी जी, ये सवाल मेरा आपसे है कि भाई ये जो खामेनेई है, इसका हाल हम सद्दाम हुसैन के जैसा करेंगे, लेकिन सद्दाम हुसैन की तरह की नफरत, जिस तरह की नफरत उसको लेकर उसके देश में थी, खामेनेई को लेकर के ईरान में उतनी नफरत नहीं है, तो फिर कैसे ये मुमकिन होगा कि आप खामेनेई का हाल सद्दाम हुसैन की तरह कर देंगे? अनुराग, इतना मुश्किल नहीं है। आई डोंट नो किस इनपुट पर इन्होंने अपने आप को बहुत ओवर एस्टिमेट कर लिया था इजराइल ने। मैं ईरान का सपोर्टर नहीं, दोबारा कहता हूँ, लेकिन किस तरह से ओवर एस्टिमेट कर लिया था, जब ये 40 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर के एरिया गाजा को इतने दिनों में नहीं खत्म कर पाए, तो ये 7 कितने गुना इनसे बड़ा है, तो इसको खत्म करना इतना आसान नहीं है। जो भी आदमी कठिन परिश्रम से जब उठता है,
कठिन परिश्रम से उठता है तो उसका आउटपुट बहुत बड़ा होता है। 1978-79 से सैंक्शन झेलता हुआ ईरान, उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए पैसे नहीं खर्च किए। उन्होंने जिस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया वो ड्रोन और मिसाइल थे। इस एरिया में डेफिनेटली बेस्ट है और बहुत बड़ा नंबर है। एक चीज़ देखिए, ईरान अटैक नहीं कर रहा, ईरान खाली रिएक्ट कर रहा है। इजराइल अटैक करता है, ईरान रिएक्ट करता है, उसको वापस रिटेलिएट करता है। तो ये उम्मीद करें कि अमेरिकन को नुकसान करेगा, ये संभव नहीं है। यह गलती ईरान कभी भी नहीं कर सकता। जिस तरीके से एक्टिविटी ये चल रही है, तो मुझे उम्मीद है कि अरब के जो देश हैं, जहाँ सुल्तान और मोनार्क खड़े हुए हैं, जो नहीं चाहते कि ये पैलेस्टीनियंस इतने ऊपर उठे और अमेरिका का सपोर्ट करते हैं, उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो वो इनडायरेक्ट ग्रेजुअल पूरा प्रेशर तो डाल नहीं सकते, लेकिन कोशिश करेंगे ट्रंप पर कि भाई ये आप एक्शन मत लो। इसके अलावा इनके जो सेनेट में और कांग्रेस में, बोरा साहब बेटर बताएंगे, यूएस के अंदर ही कंफ्यूजन शुरू हो गया है। इसमें आधे लोग इनके सपोर्ट में नहीं कि इजराइल को हमें ज़्यादा सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से शुरुआत हुई, इनकी वार्ता होने वाली थी, त्रिपाठी से बताते इनकी वार्ता होने वाली थी और एक दिन पहले इन्होंने अटैक कर दिया इजराइल ने। अभी क्या कहते थे, ये डिसेप्टिव था या सरप्राइज करना चाहते थे या एक्शन था, ही आना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि ट्रंप की अमेरिका के अंदर पूरी सपोर्ट नहीं है। अब मेरे ख्याल से डीप स्टेट हो या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, CIO स्ट्रेटेजिक जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो क्या चाहते हो तो देखना पड़ेगा। बिकॉज ट्रंप ने 4 महीने में बहुत कुछ कहा लेकिन कुछ नहीं कर पाए। यूक्रेन को भी सपोर्ट कर ही रहे हैं, आर्म्स दे ही रहे हैं। तो वो डिसाइड करेगा उनके दिमाग में क्या है और कैसे है। लेकिन बरसक अमेरिका को रिस्ट्रेन करना चाहिए, आगे नहीं आना चाहिए अगर विश्व शांति चाहते हैं। और मुनीर के साथ लंच खाते रहे, जो भी मर्जी करें। और जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, टेरर ऑर्गेनाइजेशन तो पाकिस्तान में पैदा होता है। ईरान के टेरर ऑर्गेनाइजेशन तो खाली 3 है, 3H, वो खाली इजराइल में अटैक कर रहे हैं। और पाकिस्तान वाले ने तो अमेरिका में भी अटैक किया था, इंग्लैंड में भी किया था, फ्रांस में भी किया था। तो ये क्या कहते हैं कि उसके बाद हमें एटम बम नहीं बनाना चाहिए। इनको समझ में आना चाहिए कि पाकिस्तान को आपने कटोरा क्यों भरा, भारत को इतना नुकसान किया, फिर इसे क्यों बढ़ा। ये टेरर को बढ़ाना चाहते हैं और एक जगह दबाना चाहते हैं। इनके दिमाग क्लियर कर लेना चाहिए कि हमें क्या करना है। अभी देखिए, शांति बजाय रखें, अदरवाइज मेरे ख्याल से विश्व में शांति के दुश्मन एक ही आदमी है, वो ट्रंप है। ट्रंप जो भी गलत डिसीजन लेगा तो इसका असर पड़ेगा, या युद्ध अलग डायरेक्शन में जाएगा। सपोर्टर्स नहीं आएंगे, लेकिन एक देश में बिल्कुल श्योर हूं, नॉर्थ कोरिया आंख बंद करके सपोर्ट में आएगा ईरान के, और अमेरिका का नुकसान होगा। वो बोल चुका है नॉर्थ कोरिया की तरफ से ये संकेत आ चुका है कि वो ईरान का साथ देगा। ठीक है, लेकिन यूएस राठौर सर, अब सवाल ये है कि मुस्लिम ब्रदरहुड वाली कंट्रीज, हम ये कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम ब्रदरहुड की हवा निकल गई, ईरान के साथ कोई नहीं खड़ा है। सवाल ये है कि कोई नहीं खड़ा है मुस्लिम ब्रदरहुड वाली कंट्रीज को, क्या ईरान पर इतना भरोसा है कि वो अकेले लड़ लेगा, या फिर अमेरिका की चौधराहट के चलते सब शांत है अभी? अनुराग, आपने बहुत सही सवाल पूछा है, बहुत वाजिब चीज़ है कि आज ईरान के मामले में इतना सन्नाटा क्यों है? इतने सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं और सारे चुप हैं। और जो कल तक चीन या आपके रूस या ईरान के साथ थे, उनकी भी जो चुप्पी है वो बहुत कुछ कहती है। तो क्या ईरान वाकई अलग पड़ गया है? यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, ईरान का शिया मुल्क होना एक तरीके से कहीं ना कहीं मुस्लिम जो मिडिल ईस्ट के हैं या सारे मुसलमान कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में ये कहीं नहीं खलल होता है। क्योंकि ईरान का जो कद बढ़ रहा था, वो कई इन लोगों को ये नहीं रास आता था कि एक शिया मुल्क इतना आगे बढ़ रहा है। जब तक ये इज़राइल को मार रहे थे और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस हूती है या हमास है या हिजबुल्लाह है, ये सारे लड़ रहे थे, तब तक लोग खुश थे। लेकिन जब मार पड़ने लगी, सारे शांत हो गए और ये चुप्पी बरकरार रहेगी। लेकिन यहाँ पर क्रेडिबिलिटी की अगर बात करें, अगर चीन खुलकर सामने नहीं आता है, रूस अपने पत्ते नहीं खोलता है ईरान के समर्थन में, तो ये एक लॉस ऑफ फेस होगा। और अभी की तरह से अगर हम देखें तो ये सारा का सारा जो घटनाक्रम है वो एक तरफा लग रहा है। इसमें इजराइल हमलावर होगा, अमेरिका साथ खड़ा है बफर के तौर पे, और ये चीज़ क्योंकि ईरान के साथ कोई आने वाला नज़र अभी आ नहीं रहा है। श्याम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत बड़ी विडंबना है कि जब हिजबुल्ला और फिलिस्तीन का मामला हुआ तो ईरान खाली ऐसा देश था जो खड़ा था उनके साथ, लेकिन जब ईरान के ऊपर अटैक हुआ है तो हिजबुल्ला ने भी किनारा कर लिया।
ठीक है, आप कह ही चुके हैं कि वो लंगड़ा हो चुका है जी। ठीक है श्याम कुमार जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की बात होती है तो हम जानते हैं कि फिर पूरे विश्व में किस कदर तेल का संकट गहरा सकता है। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि अभी हमारे देश में तेल का ऐसा कोई क्रूड ऑयल का संकट होने वाला नहीं है, लेकिन बावजूद इसके आप कितना बड़ा संकट देखते हैं अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की अगर बात को अमल में लाया जाता है तो? हॉर्मुज इसलिए जरूरी है, ऑयल के साथ साथ आप स्ट्रेटेजिकली देखिए तो हमारी जो फोर्सेज है मेडिटेरियन से तो अटैक ऑलरेडी इजराइल वेस्ट से कर रहा है और पूरी की पूरी गोलाबारी आप देख रहे हैं कि वेस्टर्न ईरान में और कुछ हद तक सेंट्रल ईरान में सीमित है। पूरा का पूरा ईस्टर्न फैक्टर जो देख रहे हैं आप पूरा का पूरा खाली है। मतलब इराक की तरफ से जो है इस तरफ से उसको कोई परेशानी नहीं है और मेरे ख्याल से तो जब तक ये जो डिस्ट्रॉयर्स या फ्रिगेट्स जब तक गल्फ में नहीं घुसेंगे और वहां से थ्रेटन नहीं करेंगे जो इराक ईरान वॉर में हुआ था, तब तक उस पर प्रेशर नहीं बनेगा। और जमीनी फोर्सेस की लड़ाई वो चाहते नहीं है क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड उनके पॉलिसी में नहीं है, इसलिए वो जरूरी हो जाता है। और रेड सी से भी एक जरूरी होगा लड़ाई क्योंकि पोर्ट ऑफ एलियत उधर जो रेड सी का इलाका है और जहां पे हूती का हमने देखा था प्रहार लगातार अमेरिकन और ब्रिटिश वॉरशिप्स के, वो भी एक एरिया खतरनाक माना जाएगा। तो देखिए गल्फ ऑफ जो हॉर्मुज जो है स्टेट, ये हमेशा से 48 किलोमीटर का स्ट्रेटेजिकल चोक पॉइंट है वर्ल्ड का, जिसमें एक तो ऑयल का फ्लो और दूसरी सेना को घुसना, तभी वो जाके ईरान के ईस्टर्न जो एरियाज हैं उसको वो बर्बाद कर सकते हैं। चावार पोर्ट से लेके ऊपर जितना भी एरिया है, बंदर अब्बास है, वो सब पोर्ट उनके हैं। वहां यूरेनियम की बहुत बड़ी खान है, अमेरिका की उस पर नजर रहती है, तो इसलिए वो जरूरी है। और दूसरी बात मैं बार बार कहना चाह रहा हूं कि जब इजिप्ट, जॉर्डन जैसे नजदीकी दोस्त जिन्हें 10 लाख से ज्यादा रिफ्यूजीज पहले ही रखे हुए थे पैलेस्टाइन के, उन्होंने कुछ नहीं कहा हमास के लड़ाई के दौरान, और एयर स्पेस का लगातार वायलेशन होता रहा है और कोई भी देश कुछ नहीं कर रहा है। मिडिल ईस्ट पूरी तरह से प्रोग्रेसिव होकर अपनी राह पे चल रहा है। जब हमने मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर और हाफा पोर्ट से यूरोप जाने का प्लान बना लिया था, उस समय 7 अक्टूबर 23 को कुछ डिस्कंटल्ड हमास के लोगों ने कर दिया, वरना आज ये मिडिल ईस्ट कहीं और जा रहा था और वहीं जाना चाहता है। इसलिए ओमान में आज 2 एयरक्राफ्ट लैंड कर गए हैं ईरान से, और शायद कुछ बात अंदर से चल भी रही है, यह भी बात निकल के आ रही है। तो अमेरिका यही चाहेगा कि मध्यस्थता से किसी तरह से ये रुक जाए और फोर्डो को छोड़ दो, और उसी बंकर में उसी के नजदीक 200 फुट पर ये छिपे हुए हैं खामनाई, उसके लिए भी B2 बॉम्बर चाहिए। दोनों को फिजिकली निकालना है। और एक और बात, फोर्डो में 8 बॉम्ब भी है करीब करीब, ऑपरेशनल डिलीवरी शायद ना हो, उनको भी फिजिकली निकालना होगा। तो मारने से नहीं होगा, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। इसलिए ये जरूरी है कि रेस्ट्रेन के साथ अमेरिका ये कर रहा है और बड़ी सोची समझी नीति के साथ इजराइल बहती गंगा में लगातार हाथ धोता जा रहा है। बंकर में रहना पड़ेगा और डैमेज सहना पड़ेगा। इजराइल ये जानता है, नेतन्याहू ये जानते हैं। ठीक है, अब मैं जगह त्रिपाठी जी आप ही की बात से आपसे फिर एक बार मुखातिब हो रहा हूं। जिस तरीके से हमने बात की थी, अमेरिका ने हम हर जगह मुंह की खाई। में वियतनाम याद आता है, 20 साल युद्ध चला, वियतनाम की अपनी कोई सेना नहीं थी, किस तरीके से अमेरिका को मैदान छोड़ करके भागना पड़ा था। मुझे ये बताइए कि अमेरिका जो इस युद्ध में कूदा है, जिस तरीके का डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि वी वांट एन एंड, हम दी एंड चाहते हैं। सवाल यह कि बयान देके उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है कि उन्होंने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया। खेल कैसा खेल रहा है अमेरिका? क्या वाकई में इजराइल के साथ आएगा वो, जिस तरीके से हमारे बाकी रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि देर से आएगा पर आएगा, और वो इस बात का इंतजार कर रहा है कि ईरान कहीं ना कहीं किसी अमेरिकन एसेट पर हमला कर दे या उसको डिस्ट्रॉय कर दे तो अमेरिका को एक बहाना मिल जाएगा? या फिर अमेरिका सिर्फ दूर से ये तमाशा देखने का काम कर रहा है? देखिए, एक चीज़ ये भी है, आपको इस सवाल के जवाब में ये भी देखना पड़ेगा कि अभी अमेरिका को हेड कौन कर रहा है। कोई और अगर राष्ट्रपति होता तो हम ये मानते कि वो जो बात कह रहा है उसमें दम है, सीरियसनेस है, उसमें कंटेंट है। लेकिन ट्रंप की किस बात का कितना भरोसा और कितना विश्वास किया जाए, ये बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है। फिर भी मुझे लगता है कि अभी ट्रंप सिर्फ इंफॉर्मेशन वॉर शुरू के उसमें चल रहे हैं कि हम कुछ 2-1 दिन रह के हम एक और नया शिगुफा छोड़ दें, एक और नया वो कर दें, तो दुनिया कयास लगाती रह जाए कि हम क्या करने वाले हैं। और उसी बीच में ट्रंप फिर अपने अगले कदम को डिसाइड करेंगे या उस पर थिंक ओवर करेंगे, ये हो सकता है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ट्रंप ने ये कह के कि अगले 1-2 दिन में दी एंड हो जाएगा, एक खलबली तो मचा दी है दुनिया में, और खलबली ईरान में भी मची हुई होगी,
क्योंकि लोग देखिए छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, वीडियो दिखाए जा रहे हैं कि लोग हाईवेज पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक जाम हुआ है और कुछ लोग जश्न मनाते हुए भी दिख रहे हैं। तो ये तो कर दिया। जहाँ तक रिजीम चेंज की बात है तो सबसे बड़ी बात यह है कि रिजीम चेंज आप कर भी लेंगे तो क्या होगा, व्हाट इमीडिएटली आफ्टर दैट, क्या उसका कोई अल्टरनेटिव है आपके पास? शाह रजा पहलवी के बेटे या पोते जो भी वहाँ अमेरिका में बैठ के कह रहे हो, क्या वो इस हालत में है, या क्या दुनिया इस हालत में, क्या अमेरिका इस हालत में कि उनको इंस्टॉल करा सके? मेरे ख्याल से अगर रिजीम चेंज होता भी है तो शायद जो वर्तमान प्रेसिडेंट है पेजेशियान, वो शायद वो टेक ओवर करें, क्योंकि वो कंपैरेटिवली लिबरल माने जाते हैं। कंपैरेटिवली मैंने कहा है। तो मेरे ख्याल से देखिए वो हो सकता है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इतनी जल्दी युद्ध में कूदने की हिम्मत करे। मैं आता हूँ ओपी तिवारी जी के पास और उसके बाद फिर दीपक जी के पास। मैं 1971 की याद दिलाना चाहूँगा, जब अमेरिकन फ्लीट बे ऑफ बंगाल में आ रही थी और यूके की फ्लीट अरेबियन सी में पहुंची थी। जगजीवन राम एड्रेस कर रहे थे, तलवार निकाला था रैली में, कोई भी आ जाए हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। इस तरीके का राष्ट्र प्रेम की भावना थी। उस समय भारत के पास उतनी शक्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी तैयार थे। ये हालत ईरान की भी है। अब देखिए लीडर देंगे नहीं, ये जोश अभी याद रहता है। लीडर्स का जोश होता है तो पूरी जनता उनके साथ रहती है। यही कह के मैं खत्म कर रहा हूँ। दीपक जी सुनिए, आप लोग बातचीत कर रहे थे, अभी शायद पॉसिबिलिटी है कि सीज फायर हो जाए ईरान और इजराइल के बीच। तो मैंने अमेरिका की मध्यस्थता से नहीं सर, मैंने ट्वीट अपना तैयार किया है। आपने सुना है कि मेरे ट्वीट में लिखा भारत के राजदूत दीपक बोरा ने मध्यस्थता करा दी थी और वहां पे सीज फायर हो गया, उसको नोबेल पुरस्कार के लिए से सम्मानित किया जाए। ठीक है सर, मेरा ट्वीट किया मैं सेकंड करता हूं जी। Sorry, that was on a lighter note. But सर ये जंग I think next 48-72 hours निर्णायक होगा और आप देखेंगे क्या होने वाला है। ईरान को मार पड़ेगी, ईरान has to succumb, ईरान has to submit. अच्छा, लेकिन यहाँ पर श्याम जी एक सवाल जो जिस तरीके से त्रिपाठी जी ने कहा कि अमेरिका ने एक खौफ तो पैदा कर दिया है ये कह करके कि हम दी एंड चाहते हैं। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को लिया जाता है, जिस तरीके की उनकी इमेज है, क्या आपको भी लगता है कि वाकई डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान देके दुनिया में एक सनसनी फैला दी है? वो सनसनी के लिए ही तो माने जाते हैं। बड़ा ट्रम्पेट है, मैंने कहा। वो तो, मैकडोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, आप ट्रम्पेट कहते हैं। मैं तो इसलिए कहता हूं कि एक्चुअली उसमें पर सोची समझी ऐसे नहीं कर सकते हम। देखिए दूसरी बार आ गए वापस और चला रहे हैं और सब कुछ चल रहा है और देश को टैरिफ से परेशान कर दिया। उसी समय प्लान कर लिया इजराइल के साथ वॉर, एक साल के लिए रिस्ट्रेन करके रखा इजराइल को, और इजराइल को अब सभी समय पे बंदूक भी गोली, मेरी भी गोली, समय भी मेरा, ये सब करके आए हैं वो। देखिए पूरी तैयारी से आया इजराइल और मनोबल देखिए। सविता वर्चस्व की लड़ाई है, खलीफा की लड़ाई ईरान की। इसका मकसद खलीफा बनना है और एक सभ्यता को नष्ट करना है, इसका वर्चस्व है। ये कहता है वो, और विश्व को क्या मैसेज दे रहा है? ये मैसेज कोई मानेगा नहीं उसका। लेकिन ज्यूज क्या कह रहे हैं कि ये इस्लाम बॉम्ब गलत हाथों में जा रहा है, इससे विश्व को खतरा है, हम इसलिए इनको मार रहे हैं। तो पर्पस ऐसा बनाया है दोनों ने कि आप ही समझिए दुनिया किधर अलाइन होगी और क्यों नहीं होगी। सब समझते हैं, मैंने कहा ना मिडिल ईस्ट प्रोग्रेसिव है, इसलिए अमेरिका की बातें जो कर रहे हैं वो, और बहुत ही सावधानी से रख रहे हैं अपने आप को। G7 से गिमिक के हिसाब से चले आए उठ के, जस्ट टू क्रिएट ए प्रेशर, और कुछ नहीं था। ये क्रिएट प्रेशर करके भाग गए और आके सीधा सिचुएशन रूम में चले गए। 3 दिन से जा रहे हैं और कह रहे हैं सबको कि मैंने अधिकार दे दिया है, लेकिन सेना मुझे रोक रही है। एक्चुअली वही बात है। बात तो भाई है, B2 बॉम्बर नहीं चाहिए। कैसे अटैक करोगे आप? वो हट जाएगा पूरा का पूरा, रेडिएशन हो जाएगी, और उसके बाद उसके अंदर बॉम्ब भी है, वो हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट, आपके लिए मुश्किल हो जाए। फिजिकल निकालना है, सबको क्लियर करना है, तो क्लींजिंग चाहिए। रिजिम चेंज का मतलब क्या? क्लींजिंग ऑफ ईरान वंस फॉर ऑल, ये बात आ रही है निकल के। इसीलिए जितनी भी तरह के बयान हो, वो पहलवी की पहल हो या इजराइल का खतरनाक मोटिव हो या हिजबुल्लाह का बैकआउट करना हो, मिडिल ईस्ट को शांत रखना हो, चुपचाप बैठे हैं और अमेरिका लगातार मनोबल छोड़े जा रहा है। और एक तो और बात कह दूं, वो पारसियों की याद दिला रहे हैं उनको, कह रहे हैं कि आप जोरास्ट्रियन पुराने पारसी हो, अपनी सभ्यता में वापस आओ, इस ईरान को छोड़ो। ये कह रहे हैं ना नेतन्याहू। कई तरह की बातें सुनना भी तो चाहिए। इतने खतरनाक मूड में रहते हुए जो राइजिंग लॉयन है, ये कई बातें भी तो करता रहता है जो बहुत डीप जाती है। कई तरह की बातें कर रहे हैं लोग, प्रॉपर प्लानिंग चल रही है। और मेरे ख्याल से यही कहा जा रहा है कि किसी तरह से स्टैंड बाय मोड में रह के चाहता है अमेरिका कि ये सुलझ जाए मामला। मार पड़ेगी दोनों को,
दोनों को सहना पड़ेगा, ये बेस्ट कंप्रोमाइज है। और इजराइल की जनता 75-80 साल से इसके लिए प्रिपेयर्ड है, कंस्क्रिप्शन है, हर एक सैनिक है। ईरान में ऐसा नहीं है। तो मतलब जेके त्रिपाठी जी, मैं संजय जी आपके पास आऊंगा, अभी मैं यूएस राठौर जी का रिएक्शन लूंगा, लेकिन त्रिपाठी जी इसका मतलब ये हुआ कि शायद दुनिया ट्रंप के दी एंड को समझ नहीं पाई। उसका मतलब ईरान के दी एंड से नहीं था, उसका मतलब युद्ध के दी एंड से भी हो सकता है। चलिए यूएस राठौर जी, बहुत अहम सवाल भारत को लेकर के, भारत की भूमिका को लेकर के कई सवाल पूछे जाते हैं कि भाई जिस तरीके से मोदी जी फिलिस्तीन में सम्मानित होते हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ भी हैं, हम ईरान के साथ भी, हम इजराइल के साथ भी हैं, जब ये युद्ध निर्णायक मोड़ में आएगा तो भारत की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? भारत की भूमिका बड़ी कठिन है, क्योंकि हम दोनों तरफ से अच्छे बन के रहना चाहते हैं जी। हम ईरान को भी नाराज नहीं करना चाहते, हमारे इंटरेस्ट हैं ईरान के साथ, और हम इजराइल को भी नाराज नहीं करना चाहते, हम अमेरिका को भी नाराज नहीं करना चाहते। भारत के अंदर एक बहुत बड़ी लॉबी है जो चाहती है कि भारत की सरकार इजराइल की मुखालफत करे, अमेरिका के खिलाफ जाए और ईरान का समर्थन करे। तो ये हमारे लिए एक डिप्लोमेटिक बहुत ही टाइट रोप वॉकिंग है जो हम कर रहे हैं। तो हम कहीं पर एससीओ में एंडोर्स नहीं करते, कहीं पर हम इस तरीके से दूर रहना चाहते हैं, और वाकई ये जीती हुई मक्खी निगलने वाली बात है। और किसी तरीके से भारत के जो फॉरेन ऑफिस है अपना पक्ष रखता है, ना तो वो इजराइल को खुल के कंडेम करना चाहता है, ना खुल करके ईरान के साथ खड़ा दिखना चाहता है। तो जिस तरीके से ये सारा घटनाक्रम आगे बढ़ेगा उसी तरीके से भारत भी अपना स्टैंड और पक्ष रखता जाएगा। लेकिन ये बड़ी मुश्किल एक्सरसाइज और कवायद हमारे लिए वाकई है। जी संजय जी, आप अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं आपसे सवाल लेता हूँ। जी, ये जो पिछले कुछ दिनों के इवेंट है, स्पेशली ट्रंप के आने के बाद, हम जो कह रहे हैं ट्रंप के विचार कैसे हैं, बड़े कंफ्यूजिंग हैं। ये देखना चाहिए हमको ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप जो ट्रंप हमेशा मेंटेन करते हैं, उसका नमूना ये है कि जब सर आप ये देखिए, अपनी बात पूरी कीजिएगा कि ट्रंप ने जिस तरीके से मोदी जी को इनवाइट किया, भाई कनाडा से लौटते हुए आप मेरे यहाँ हो जाइए, मोदी जी ने कहा भाई निर्धारित मेरे कार्यक्रम में मैं नहीं आ सकता, तो फोन पर बात हुई, ट्रंप की गुजारिश पर ये 35 मिनट बात हुई है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो बहुत अच्छे से प्रधानमंत्री ने बोला कि नहीं, अभी उनके पुराने कमिटमेंट हैं एंड उसके कारण वो नहीं आ पाएंगे। वो बात बिल्कुल सही पड़ी, बिकॉज वो वंस अगेन इट्स पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप दैट ही वांट्स टू मेंटेन, जो उन्होंने पॉसिबली अपने कॉर्पोरेट वर्ड से या फिर अपने बिजनेस वर्ड से सीखी और उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में और ऑल्सो मिलिट्री में। तो जनरली एम्बिग्यूटी बना के रखी हुई है चारों तरफ। बट देखिए, सबसे पहली विजिट जो ट्रंप ने करी आफ्टर रिज्यूमिंग पावर वाज विजिट टू सऊदी अरेबिया। वहाँ जाके जो उन्होंने बड़ी भारी डील करी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, उसके बाद कतार के साथ, तो उन्होंने ये इंश्योर कर लिया कि ये लोग ईरान से दूर रहेंगे हमेशा फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो उन्होंने इसीलिए ईरान के साथ आज कोई नहीं खड़ा है। जो ये दो मेजर कंट्रीज हैं उनसे अलग हो गए और कोई उनके क्लियरली उनको संदेश नहीं दे पा रहा है। ऐसे ही उन्होंने ट्रांजैक्शनल डील करी रशिया के साथ। शुरू में ही बोल दिया कि मैं विद इन एक दिन के अंदर या कुछ घंटों के अंदर मैं कर दूंगा लड़ाई यूक्रेन के साथ खत्म। और रशिया नाउ इज लुकिंग, वो उसको लुकअप कर रहा है कब होगा, कैसे होगा। और अब वो कमिट नहीं कर सकता। हालांकि उसने रशिया ने ईरान से बहुत हेल्प ली है मिसाइल्स वगैरह की ड्यूरिंग दी कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन अब वो रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहा ईरान को। तो ईरान भी सोच रहा है क्या रशिया के साथ मेरी इक्वेशन कहाँ खराब हुई, क्यों नहीं रशिया मेरे को इक्वेट कर पा रहा। तो ऐसे करके ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप को है जो बढ़ावा दे रहे हैं और पूरे दुनिया को जैसे अपसेट कर रखा है, और उसी में उनकी जीत है। अभी से कुछ महीने बाद, कुछ हफ्तों बाद हम इन्हीं एस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे और देखेंगे हाउ कैसे उसने इस दुनिया में कैसे नया एक कीर्तिमान टाइप बनाया। ठीक है, अपना दीपक बोरा सर इन्होंने फिक्स कर लिया है। दीपक बोरा सर, अब सवाल ये है कि देखिए G7 समिट से ट्रंप एकदम ड्रामेटिकली गायब हो जाते हैं, जाकर सिचुएशन रूम में बैठ जाते हैं, वहाँ वो मोदी जी से गुजारिश करते हैं आने की, मोदी जी नहीं जाते हैं, तो फिर वो 35 मिनट उनसे फ़ोन पर बात करते हैं, मोदी उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देते हैं। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है कि 35 मिनट सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पर बात हुई होगी, ईरान और इजराइल युद्ध पर भी बात हुई होगी जो कि सामने नहीं आई है। आपको नहीं लगता कि ट्रंप ने इसमें भारत की भूमिका को लेकर के भी चर्चा की होगी? सर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने कई बार
ऐसे कॉन्वर्सेशंस देखे हैं, बट जब मैं राजदूत था बिटवीन हेड्स ऑफ स्टेट, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, एम्बेसडर त्रिपाठी भी जानते हैं, फ़ोन आया होगा, फिर पहले गुड इवनिंग एटसेट्रा, पहले तो उनके सेक्रेटरी से होता है कि भी बात करेंगे, लाइए लाइन पर, पहले आप लाइए, पहले मैं लाता हूँ एटसेट्रा, फिर बातचीत होती है, फिर कहा होगा थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने बहुत दिलचस्पी ली है हमारे अफेयर्स में, पर मिस्टर प्रेसिडेंट आप जानते हैं कि हम मध्यस्थता स्वीकार नहीं करते एटसेट्रा, फिर उन्होंने पूरा बताया होगा ये होता है। फिर बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा होगा प्राइम मिनिस्टर थैंक यू, आपने बड़ी अच्छी ब्रीफिंग की है, मैं चाहता हूं कि अगर आप खुद आ जाएं आमने सामने हम बात कर सकें। और उस समय प्राइम मिनिस्टर, उनको मालूम था कि ये पिंजड़े वाली मुनरिया वहां पर है जिसको वो मोर इंपॉर्टेंट देन हेड ऑफ स्टेट ट्रीट कर रहा है मैकडोनल्ड ट्रंप। तो उन्होंने ये कहा होगा कि मैंने तो पहले वादा कर दिया क्रोएशिया जाने का, क्रोएशिया के साथ मेरी क्या दुश्मनी है कि आपके पास आऊं। ट्रंप मेरा ख्याल थोड़ा घबरा गया होगा कि आज से 10 साल पहले तो अगर किसी को फोन करते वो कहता सर मैं उल्टे पैर क्या होता जो भी, मैं अभी दौड़ा आता हूं आपके पास। लेकिन पीएम साहब बोले, और फिर उन्होंने एक चीज और कही पीएम ने कि उम्मीद करता हूं कि क्वाड समिट के लिए आप भारत आएंगे। हाँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग टू इंडिया। बात वहीं पर खत्म। और सब मास्टर स्ट्रोक हमारे विदेश सचिव ने रीड आउट उसका पूरा दुनिया की मीडिया को दे दिया। ये मालूम नहीं कि ट्रंप बाद में क्या करे, अरे मोदी ने मुझे फोन किया, मेरे पैर पकड़ने लगा, मैंने कहा अच्छा ये है वो है। वक्त खत्म हो चुका है, माफी चाहूंगा, लेकिन हमारे ये डिफेंस एक्सपर्ट्स हमेशा हमारे साथ बने रहेंगे जब तक कि इजराइल और ईरान का ये युद्ध जारी है। ये हमें पल पल का अपडेट से टेक्निकल जानकारी के साथ, जिससे कि हम तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ आपके सामने पूरा सत्य रख सकें, ये हमारे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। अभी के लिए सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए।